हेलो स्टूडेंट्स। आज है हमारा दूसरा दिन पार्ट 2 क्लास आईसीएसई बायोलॉजी क्लास 10th का और पहला चैप्टर का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑर्गेनल और उसके मेन फंक्शंस के बारे में कि कितने तरह के सेल्स ऑर्गेनल होते हैं, उन सब का नाम और वो सब का फंक्शंस, कि सारा सेल ऑर्गेनल का अपना अपना क्या पार्टिकुलर काम होता है। जैसे हमारे बॉडी में लीवर का काम अलग होता है, किडनी का काम अलग होता है, हार्ट का काम अलग होता है, तो वैसे हमारे सेल ऑर्गेनल में भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का भी अलग अलग काम होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अब हमारे पहले सेल ऑर्गेनल से। सेल्स जो कि पहला सेल्स हमारा ऑर्गेनल में है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारा पहला सेल ऑर्गेनल है, सेल मेम्ब्रेन। उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि सेल सेल मेम्ब्रेन होता क्या है असल में। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे एक पतला कपड़ा जो होता है, जो जो रेगुलेट करता है कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर आने नहीं देना है सेल के, और किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना है। वो उस चीज़ को मतलब एक गार्ड की तरह जो काम करता है सेल को, वो है सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये रोकता है चीज़ों को, हार्मफुल चीज़ को अंदर आने से। तो इसका मेन फंक्शन तो वही हो गया। पहला फंक्शन इसका यही है कि ये रोक इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ regulates the entry of substances into the cell। मतलब सेल में चीज़ को आने से, मतलब इन उसके एंट्री को ये रेगुलेट करता है कि उसको आने देना है कि नहीं। ये सब मैनेज करता है सेल मेम्ब्रेन। तो इसका चीफ फंक्शन वही है। और दूसरा मतलब बोल सकते हैं ये भी एक फंक्शन ही हुआ उसका एक तरह का, कि इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल का जो आकार देता है वो यही देता है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा जो ऑर्गेनल है वो है साइटोप्लाज्म। जैसे पहले सेल वॉल लिख लेते हैं। एक सेल वॉल भी एक ऑर्गेनल ही है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट में होता है, ओनली इन प्लांट। ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, मतलब कि डैमेज होने से बचाता है सेल को। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम डैमेज। डैमेज से प्रोटेक्शन जो देता है वो यही है सेल वॉल। और इसका ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल में नहीं होता है। तीसरा तीसरा जो हमारा ऑर्गेनल है वो है साइटोप्लाज्म। मैंने उस दिन ही बताया था कि साइटोप्लाज्म का काम क्या है और ये क्या किस लिए होता है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ये दोनों में होता है। सिर्फ सेल वॉल और एक और ऑर्गेनल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। बाकी सारे ऑर्गेनल प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, दोनों के सेल में होते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने उस दिन बताया था कि इट इज़ अ सेमी लिक्विड होता है एक तरह का, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इट इज़ अ सेमी लिक्विड semi-liquid which contains all the organelle, या in which all
ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट, जिसमें सारे ऑर्गेनल होते हैं। सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स मतलब फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब एक तरह से सारे ऑर्गेनल इसमें होते हैं। तो ये कंटेन करता है सारा ऑर्गेनल, इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया कि सारा मेटाबॉलिक जो फंक्शन सब है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी occurs in it। सारा मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है वो सब किस में होता है? सेल साइटोप्लाज्म में होता है सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ऑल ऑर्गेनल एग्जिस्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। बस इसका यही दो मेन फंक्शन है, और इससे ज़्यादा कोई फंक्शन आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है, पहले आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा चौथा जो सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिखते हैं। चौथा जो हमारा है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER कहते हैं। ये मेन क्या होता है, ये इसमें होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ जो होता है वो उसका सरफेस रफ होता है, वो होता है राइबोसोम की वजह से, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम क्या होता है? वो अगला सेल ऑर्गेनल राइबोसोम ही है। तो पहले इसका फंक्शन देख लिया जाए कि ये सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, synthesis and transport of protein and fats। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होते हैं ना, मतलब यहाँ इसमें क्या लिखा है? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है, लेकिन असलियत में ये प्रोटीन बनाता नहीं, बस उसे सपोर्ट करता है। मेन जो प्रोटीन बनाता है वो राइबोसोम। राइबोसोम अगला वही सेल ऑर्गेनल हमारा वही है, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है वो होता है किसके वजह से? राइबोसोम प्रेजेंट ना होने की वजह से। राइबोसोम एब्सेंट रहता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ हो जाता है, और जहाँ पर राइबोसोम होता है वो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ थोड़ा रहता है उसका सरफेस। राइबोसोम अगला वही है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम मेनली जो है वो गोल गोल छोटे छोटे दाने की तरह इसका शेप होता है, ऐसा सेल ऑर्गेनल है ये। स्मॉल ग्रेन्यूल वाला वो है ऑर्गेनल है ये, स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक शेप, जो कि होता कहाँ? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि यही है जो मेन प्रोटीन बनाता है। सिंथेसाइज प्रोटीन,
मेन जो प्रोटीन बनाता है वो यही बनाता है अपने हमारे बॉडी में। कौन? एंडोप्लाज्म, ये राइबोसोम। मेन इसका फंक्शन यही है, प्रोटीन सिंथेसिस, बस इससे ज़्यादा इसका कोई है नहीं फंक्शन। अगला हमारा सेल ऑर्गेनल जो है 6 नंबर का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका मेन फंक्शन है एटीपी जनरेट करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है। इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एटीपी होता क्या, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी जनरेट करना एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी से मतलब ताकत वाली एनर्जी, जिससे सेल को काम करने के लिए एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा पूरा बॉडी रन करता है। तो वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में एक और स्पेशल बात है कि पूरे सेल का डीएनए न्यूक्लियस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स के पास नहीं होता अपना डीएनए, वो सब वही सेल का एक ही डीएनए न्यूक्लियस के पास होता है, मेन वही होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा वही बस मेन फंक्शन इसका यही है, प्रोड्यूस एनर्जी, बस इसका और कुछ मेन उतना कोई फंक्शन नहीं है। तो हमारा अगला जो 7 नंबर वाला सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडी। इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम से प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे मतलब सेल्स के को बहुत चीज़ें मदद करते हैं। इट सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस मेनी हॉर्मोन्स। synthesize and secrete many hormones। बहुत सारा हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी बॉडी। इसका मेन फंक्शन यही है, जो कि सेल्स को मदद करते हैं दूसरे दूसरे काम में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो एंजाइम काम आते हैं, वो सब एंजाइम्स को जो सिक्रेट करता है वो करता है गोल्जी एपरेटस। अगला सेल ऑर्गेनल है हमारा 8 नंबर वाला, वो है अगला सेल ऑर्गेनल आपका नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये बहुत खतरनाक सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम, इसे क्या कहा जाता है? इसका निक नेम है सुसाइड बैग। सही सुना, सुसाइड बैग। पहले मैं इसका आपको काम समझा देता हूँ। लाइसोजाइम को कहा जाता है सुसाइड बैग। क्यों कहा जाता है? इसके काम की वजह से इसका नाम है सुसाइड बैग। इसका काम क्या है? इसका काम है मरे हुए सेल को ख़त्म कर देना, खा जाना। समझ में आया? फालतू हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल के अंदर आते हैं उसे वो खा जाता है, डाइजेस्ट हजम कर जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये ख़तरनाक क्यों है? इसका नाम सुसाइड बैग क्यों पड़ा? क्योंकि अगर जिस सेल के अंदर ये ऑर्गेनल होता है, मान लीजिए एक सेल का एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर अगर लाइसोसोम है, हर सेल के अंदर लाइसोसोम है, तो अगर वो सेल मरने के कगार पे आ गया या थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मतलब सेल इतना डैमेज नहीं हुआ है कि वो मर जाए, वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन लाइसोसोम को क्या लगता है कि अब ये सेल कोई काम का नहीं है, तो वो खुद के सेल को ही खा जाता है। मतलब
अपने ही घर वालों को मार देता है लाइसोसोम, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा गया। ये बहुत खतरनाक सेल ऑर्गेनल है। तो इसे क्यों कहा गया है सुसाइड बैग, आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये खुद के सेल को ही खा जाता है थोड़े से डैमेज होने पर ही। ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, सुसाइड बैग। मतलब खुद भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ पूरे सेल को खत्म करके मरता है। मतलब खुद अपने सेल को ही पूरा खा के अपने सेल को ही ये पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। तो जब इसका सेल ही पूरा खत्म हो गया तो ये कैसे जिंदा रहेगा, ये मतलब खुद ही मर जाता है। इसलिए इसका नाम है सुसाइड बैग। मतलब सुसाइड तो करता है लेकिन अपने साथ सेल को भी खा के ख़त्म कर देता है, मतलब अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसीलिए इसका मेन फंक्शन जो है वो यही है, इट डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस। मेन इसका फंक्शन ये है कि डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, बाहर का फॉरेन सब्सटेंस को ये ख़त्म कर देता है। बट ऑल्सो but also destroy या digest, but also destroy या digest its own cells। when the cell is old या damage। ये इसका बहुत ख़तरनाक काम है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, ऑल्सो डिस्ट्रॉय और डाइजेस्ट ओन सेल व्हेन सेल इज ओल्ड और डैमेज। समझ में आया? लाइसोसोम का काम देख लीजिए आप लोग, इसको उतार लीजिए। अगला सेल ऑर्गेनल जो हमारा है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये क्या करता है, ये बेसिकली एक छोटा छोटा दो वो होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो है सेल डिवीज़न में मदद करता है। हेल्प हेल्प नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपेट लिखना सही होगा, क्योंकि ये मदद नहीं करता है खुद, मतलब सेल डिवीज़न में इसका रोल है। पार्टिसिपेट इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में ये पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है? बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है वो आगे देखेंगे। बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, वो अगले चैप्टर में जब हम लोग सेल वाला मतलब डिवीज़न वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें आता है ये सब। पार्टिसिपेट्स इन सेल डिवीज़न बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर, बस इसका मेन फंक्शन यही है। उसके बाद अगला जो आपका ऑर्गेनल है, पहले इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एज अ हेड कह सकते हैं, एज अ डायरेक्टर ऑफ सेल कह सकते हैं, मास्टर ऑफ सेल। मतलब कि न्यूक्लियस अगर ना हो तो सेल नहीं रह सकता, सेल जिंदा ही नहीं रह सकता बगैर न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस का मेन काम क्या है? पूरे सेल को रेगुलेट करना, पूरे सेल का काम करवाना, सेल्स के हर ऑर्गन को ऑर्डर देना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बताना कि तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करना है, और
राइबोसोम को बताना कि तुम्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना है, वो सारा काम जो बताता है वो कौन बताता है? न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। और इसका मेन जो ये कंटेन एक चीज़ करता है जिसे मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया भी था, क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियस के बारे में मैंने पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, वो वाला अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देखिए। पार्ट 1 उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है 3 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेल में, जो मैंने न्यूक्लियस था तो उसी में एक आता है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम वाले चैप्टर में। अभी आपको इतना जानना है कि न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिन फाइबर, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब धागे की तरह पतला पतला पूरे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर वो रहता है। उसके में उसका काम क्या है, उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट में रहता है क्या? डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए क्या होता है वो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। डीएनए मेनली होता है कि जब माँ बाप से बच्चों में जो गुण आता है वो डीएनए के थ्रू ही कैरी होकर आता है। तो ये डीएनए होता कहाँ है? क्रोमेटिन फाइबर्स में होता है। और क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो समझ में आया? न्यूक्लियस में मेन मेन दो फंक्शन इसका क्या है? न्यूक्लियस का पहला फंक्शन है कि ये पूरे सेल को रेगुलेट करता है, सेल के सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है, बताता है सबको कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। दूसरा, इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होता है जो कंटेन करता है डीएनए। तो अब इसे लिख लेते हैं। इट रेगुलेट्स द सेल, सेल्स को रेगुलेट करता है, बताता है तुम्हें क्या करना है। दूसरा क्या है? इट कंटेन क्रोमैटिन, इट कंटेन क्रोमैटिन फाइबर्स। इट कंटेन क्रोमैटिन फाइबर्स विच कैरी डीएनए। क्रोमैटिन फाइबर्स में ही क्या होता है? डीएनए होता है। इट कंटेन्स क्रोमैटिन फाइबर in which DNA is present। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप लोगों का 10 सेल ऑर्गेनल जो मेन होते हैं वो मैं कवर कर चुका हूँ। ये 10 मेन सेल ऑर्गेनल्स है, इसके अलावा और कुछ मेन नहीं है। इस सब का फंक्शन जानना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जब वर्ड आएगा गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जब वर्ड आएगा तो आप मतलब सोचिएगा कि ये काम क्या करता है, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए ये सब सेल ऑर्गेनल जानना बहुत ज़रूरी था। तो ठीक है, ये पार्ट 2 ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया कि हर सेल ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में जो हमारा है क्रोमोज़ोम। चैप्टर 2 जो है आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी का, वो है क्रोमोज़ोम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोज़ोम्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।